तो हाय फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी का अभिनंदन। ठीक है, तो कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। टोपी पहना है क्योंकि मैं टकला हो गया हूँ। ठीक है, अदरवाइज मुझे टोपी पहनने का शौक नहीं है। तो बात यह है कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया का भी क्लास करेंगे, उससे पहले 2 मिनट बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने जो भी लोग ऐप इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, अभी अपडेट आया था इसीलिए कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और आई थिंक आज के बाद आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर जब अपडेट आता है तब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसीलिए हड़बड़ाइए नहीं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, आपको पता है मैं आपके लिए ना बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। रियलिटी सच बता रहा हूँ यार, खाना खाता हूँ तब भी चलाते रहता हूँ, काम करते रहता हूँ। ठीक है, इतना मतलब 12 घंटा 13 घंटा काम करता हूँ। ठीक है, एक मूवी डाउनलोड किया हूँ, सो भी कब देखूंगा मालूम नहीं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं फ्री में बैठा रहता हूँ। ठीक है, हमेशा काम करते रहता हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का टॉपिक, और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट 3 आज शुरू होगा। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ सिलेबस। ये पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया सबसे टफ पेपर है सेमेस्टर 1 में। वाई? क्योंकि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, और इसमें पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाना रहेगा। इसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया से 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन ग्रुप बी से आएंगे, यानी कि हेल्थ वेलनेस या फिर ग्लोबल सिटीजनशिप, जो भी आप चुने हैं। ठीक है, वो उससे आपका आएगा, ए या बी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 में लैंड ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लिया है। आज करेंगे द पीपुल ऑफ इंडिया। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सबको बनाएंगे। ठीक है, फिर कल द नेच एक मिनट द नेम ऑफ आवर कंट्री, भारत के नाम। और फिर हम लोग करेंगे 4th नंबर पे, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। तब हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा है द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोग। भारत में कौन कौन से लोग आए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा इंडो आर्यन। आर्यन, आर्य, भारत में आर्य आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे, क्या मदद किए, सब जानते हैं। ये जो आर्य थे, आर्य जब भारत में आए तो इसी कारण भारत को आर्यावर्त भी कहा जाने लगा। आपको मालूम है आर्यावर्त भारत का ही नाम है। ठीक है, तो आर्यावर्त भारत को कहा जाने लगा क्योंकि आर्य भारत में आए थे। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है व्हेन डिड द इंडो आर्यन, ठीक है, माइग्रेशन बोलता है इधर से उधर जाना। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेट। इंडो आर्यन माइग्रेट इनटू इंडिया, भारत में इंडो आर्यन कब आए, तो 1500 ईस्वी पूर्व आए। ठीक है, ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व। ठीक है, उल्टा गिनती। दूसरा प्रश्न, इंडो आर्यन का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान क्या है, तो इंडो आर्यन ने वेद दिया। ठीक है, वेदों पे बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प दिया है। हालांकि वेदों को किसने लिखा है कोई नहीं जानता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई है। आपको मालूम है 4 गो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तीसरा प्रश्न, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिकतम उल्लेख है या अधिक उल्लेख है, तो सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे पुराना। इसी वेद से गायत्री मंत्र का भी उच्चारण हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, चौथा प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जब आर्य आए भारत में तो उन लोग जो है कृषि और पशुपालन क्या करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग क्या करते थे। ठीक है, पांचवा प्रश्न है हमारा, इंडो आर्यन काल में कौन सी सामाजिक संस्था विकसित हुई, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाया जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, आप लोग डिटेल में जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब आर्य आए उसके बाद आता है पर्सियन। कौन आते हैं, पर्सियन। ठीक है, जिसको फारसी बोलते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला फारसी शासक कौन था, तो इनका नाम था दारियस प्रथम। ठीक है, अच्छा जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश को कर लीजिएगा। हु वाज द फर्स्ट पर्सियन रूलर टू इन्वेड इंडिया, तो राइट आंसर हो जाएगा दारियस फर्स्ट।
ठीक है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया, किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है, किस फारसी शासक ने गांधार को अपने साम्राज्य में शामिल किया? तो दारियस ने जो है साम्राज्य में शामिल किया किसको? गांधार को। गांधार कौन सा है? तो आपको मालूम है कि प्राचीन काल में 16 गो महाजनपद था। महाजनपद मतलब अभी जैसे राज्य है उस तरह टाइम पे जनपद मतलब जिला, और महाजनपद मतलब राज्य। ठीक है। तो उस टाइम पे 16 गो महाजनपद था। ठीक है। गांधार भी उनमें से एक था, मगध था, वज्जी था, चेरी था, मल था। ठीक है। अवंती थी, मतलब अवंती लड़की का नाम भी है, और 16 महाजनपदों में एक था। ठीक है। तो गांधार भी था। गांधार से फेमस व्यक्ति था मामा श्री शकुनी। ठीक है। भांजे। ठीक है। युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में खेले जाते हैं, और लड़े जाते हैं, और जीते भी जाते हैं। तो आप अगर मन से जीत गए, बोला जाता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगला है, भारतीय प्रशासन में फारसियों का क्या योगदान था? तो इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया जिसको सतर्क प्रशासन प्रणाली नाम दिया गया। ठीक है। सतर्क सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, फारसियों ने भारत में कौन सी लिपि का प्रयोग किया? तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया। खरोष्ठी लिपि माने खोटा भाषा। ठीक है। खोटा भाषा के बोला जा रहे हैं? अरे हम जाने ही बोले ले, तो जाने या? अच्छा, तोहिन तो नागपुरी, आप लोग नागपुरी बोलते हैं ना? नागपुरी के बोले पारसला? ठीक है। तो नागपुरी बोलेसला, फिर पंच परगनिया हो, कुड़ुक, बहुत सारा है ना, मुंडारी, आप लोग को आता होगा। नेक्स्ट आता है हमारा, फारसी संपर्क से कौन सी कला प्रभावित हुई? तो फारसी संपर्क से कला विकसित हुई शिलालेख और स्तंभ का। शिलालेख माने पत्थरों पे लिखने का। ठीक है। इन्होंने सिखाया कि पत्थर में भी लिखा जाता है भाई, तो इन लोगों पत्थर में भी लिखने लगा। फिर स्तंभ बनाने लगा पत्थरों से। ठीक है। जिसको पिलर बोलते हैं, और आजकल के भाषा में बोले तो कॉलम। कॉलम देके घर बनाते हैं ना जी, वही पिलर। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब आर्य आ गए। ठीक है। पर्शियन आ गए। अब आते हैं ग्रीक भारत में। तो आता है, भारत पर ग्रीक आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो सिकंदर, आप सबको मालूम है। ठीक है। हु लेड द ग्रीक इन्वेशन ऑफ इंडिया? तो सिकंदर, जिसको इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहा जाता है, इन्होंने ही भारत में आक्रमण किया था। प्रथम ग्रीक आक्रमणकारी कौन था? सिकंदर। कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। उस समय सबसे पहले किस राजा से लड़े? तो राजा पोरस से लड़े थे। ठीक है। ग्रीक ने भारत पर कौन सा नगर स्थापित किया? तो उन्होंने पंजाब के सामने एक नगर बसाया जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया दिया, क्योंकि अलेक्जेंडर ने बसाया था, इसलिए अलेक्जेंड्रिया नाम दिया गया। ठीक है। इसी के बाद में इसी की बेटी हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य शादी करते हैं। ठीक है। क्या लगता है, छोड़ देंगे? ठीक है। तो अगला आता है, ग्रीक प्रभाव से कौन सा कला उभरा? तो ग्रीक प्रभाव से गांधार कला उभरा। ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो फिर आता है हमारा कुषाण। कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य का नाम सुने? कनिष्क। ठीक है। कनिष्क, बहुत सारा व्यक्ति नाम है। कनिष्क एक राजा थे, कुषाण शासक के सबसे महान राजा थे कनिष्क। ठीक है। कुषाण वंश का नाम सुने ही होंगे हिस्ट्री वाले स्टूडेंट। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ सबसे ज्यादा? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार होता है। ठीक है। कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी? तो पेशावर। ठीक है। पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है। तो यहीं पे कनिष्क की राजधानी थी। अगला है, कुषाण काल में कौन सी कला विकसित हुई? तो गांधार कला और मथुरा कला विकसित हुई। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है हमारा, कनिष्क के काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। आपको मालूम है 4 गो बौद्ध संगति हुआ है। ठीक है। कालाशोक के शासनकाल में एक अशोक के शासनकाल में। ठीक है। एक कनिष्क के शासनकाल में, और एक किसके शासनकाल में बोल रहा हूँ यार, चलिए क्या नाम था उसका, अजात शत्रु या कोई थे। ठीक है। एक बार देख लीजिएगा। अब आता है हमारा शक। कनिष्क के बाद कौन आते हैं? शक। ठीक है। शक शासक में सबसे महान राजा थे रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन प्रथम। ठीक है। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन हुए? शासक मतलब होता है राजा। ठीक है। तो सबसे प्रसिद्ध थे रुद्रदामन। हिस्ट्री का पूरा टॉपिक है ये। मोहम्मद बिन कासिम ने, एक मिनट, हमको लगा एक,
हाँ, एक वो पेज पार कर दिए थे। रुद्र दामन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। अगर आप जूनागढ़ अभिलेख पढ़िएगा तो आपको रुद्र दामन की जानकारी मिलेगी। जूनागढ़ आज के समय में ये जो आपका एरिया आता है ना, हैदराबाद का एरिया, उसको जूनागढ़ बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला आता है शक शासन काल में कौन सी कला विकसित हुई? तो शक शासन काल में मथुरा कला विकसित हुई, ठीक है। मथुरा कला, हाँ मथुरा कला, मथुरा गोकुल याद है ना, यूपी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है शकों को किसने पराजित किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उन्होंने पराजित किया था शकों को, ठीक है। एक बड़ा ही ड्रामेटिक यहाँ पे सीन चलता है, अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो। शक का मूल रूप से किस क्षेत्र से आए थे? तो शक जो है मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मिडिल एशिया से, सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से। अब आते हैं अरब, ठीक है, जो कि एकदम गर्दा गर्दा धुआं धुआं कर देते हैं, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा धुआं धुआं करते हैं कौन लोग मालूम है? और उनका क्या नाम है यार? मुगल। अभी मुगल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, कब किया? 712 ईस्वी में। पहले ईस्वी पूर्व थे, शुरू में जब आर्य आए थे 1500 ईस्वी पूर्व में, अभी हम लोग 712 ईस्वी में आ गए। तो अरबों ने सिंध पर पहली बार आक्रमण कब किया? 712 में। यह सिंध कहाँ पे है? वर्तमान पाकिस्तान में है। आप बोलिएगा सब पाकिस्तान में चला गया? हाँ अरे भाई, बंटवारा हो गया 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान में चला गया। अभी मैं इससे पहले वीडियो बना रहा था, ठीक है, तो बीच में एक 17 मिनट का वीडियो बनाया, फिर से वीडियो को रोक देना पड़ा। तो बहुत मेहनत है यार, ठीक है। और रात को मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है तो झाड़ फूक करवा लिए। आप बोलिएगा सागर भैया आप भी? अरे यार, आई नो आई एम बिलीव इन साइंस बट आई एम ऑल्सो बिलीव इन रियलिटी, ठीक है। तो मैं साइंस को मानता हूँ और वास्तविकता को भी मानता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए झाड़ फूक पे भी मैं विश्वास करता हूँ। चलिए, इसीलिए लग रहा है अब कि अब शादी उदी कर लेना चाहिए। अकेले कितना दिन रहेंगे यार। मजाक कर रहा हूँ, नहीं रियलिटी में, सही में, ठीक है। हालांकि एज भी अब होने लगा है, 24 के आसपास, 24 प्लस हो गए हैं। चलिए, जब भी कोई अच्छा मिलेगी तो कर लेंगे। जीएफ वगैरह होती तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन गांव का आदमी का ना उफ, दुर्भाग्य है यार। चलिए, तो सिंध पर आक्रमण करने वाला अरब सेनापति कौन था? ठीक है, तो देखिए सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम, नाम सुने होंगे, ठीक है। सिंध पर आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किसे पराजित किया था? तो राजा दाहिर को पराजित किया था। आप बोलिएगा ये कौन है यार? क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, उफ। अरबों ने भारत में कौन सा धर्म फैलाया? तो अरब ने भारत में इस्लाम धर्म फैलाया, ठीक है। अरब इंट्रोड्यूस विच रिलीजन इन इंडिया? तो इस्लाम रिलीजन को इंट्रोड्यूस किया अरब ने, और ये अरब देशों से आए थे। अरब देश माने ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सब जितना है ना, सब अरब कंट्री है। और अरब कंट्री में खास तौर पे तेल बहुत पाया जाता है, ठीक है। भारत ने अरबों ने भारत में कौन सा ज्ञान पहुंचाया? तो अरबों ने, यानी कि अरब का आदमी जो है भारत में आया और उन्होंने, अरबों ने भारत में कौन सा ज्ञान पहुंचाया? तो गणित और खगोल शास्त्र का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब आता है हमारा यहां पे क्या आता है? तो तुर्क। तुर्क नाम सुने हैं ना? टर्की, टर्की का नाम सुने हैं? तुर्क, तुर्क एक टर्की एक देश है, वहीं से इन लोग आया था, ठीक है। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। नाम तो सबको सुने होंगे। 17 बार लूटा है रे भाई, काहे नहीं सुनेंगे। आज के जमाने में हम लोग बोलते हैं तो सीरियल डाकू हो जाता है, ठीक है। वो हीरो का नाम आ जाता है जब भी सीरियल नाम आता है, ठीक है। सीरियल किसर कौन है? मेरा फेवरेट है इमरान हाशमी। गाना याद आ जा गया ना, ताना धूम धूम ताना धूम धूम धूम। चलिए, तो सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? यही मोहम्मद गजनवी, ठीक है। तुर्क का था, खच्चर था। खच्चर माने गधा, गधा नहीं बोलिए, बहुत तेज था, ठीक है। अगला है दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने किया? दिल्ली सल्तनत की संस्थापना या स्थापना, जो भी बोलिएगा। एक पेज हम लोगों ने पार कर दिया लगता है, ये 7 के बाद नहीं, पेज पर तो पार नहीं किए। तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अब बोलिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है?
अरे भाई ये मोहम्मद गजनवी था ना, अपने साथ दास लेके घूमता था। आज के जमाने में बोलते तो पीए लेके घूमता है ना, पीए पर्सनल असिस्टेंट। उस जमाने में दास लेके घूमता था। ठीक है। तो इसी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक फिर उसका दास से क्या बन गया, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और इन लोग फिर मालिक बन गए। ठीक है। तुर्कों ने कौन सी स्थापत्य शैली प्रारंभ की, तो इंडो इस्लामिक शैली स्थापित की। इंडो मतलब इंडिया, इस्लामिक मतलब इस्लाम, दोनों का मिला जुला रूप बनाया इन्होंने और इसका नाम दिया इंडो इस्लामिक शैली। ठीक है। अब आता है मुगल, जो भारत में एकदम धुआं धुआं कर दिया था एक टाइम पे। ठीक है। बाबर, अकबर, मतलब भारत में पूरा नाम इन लोग फैला दिया था। ठीक है। चलिए, भारत में मुगल वंश की स्थापना कौन था, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक या स्थापना किसने की, बाबर ने। ठीक है। अब आता है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर और अब्राहिम लोदी के बीच में। अब्राहिम लोदी दिल्ली का राजा था, उसको हराया, ठीक है, बाबर ने, और पानीपत का प्रथम युद्ध जीता। ठीक है। और फिर दिल्ली में क्या, तो अरब का मुगल का आधिपत्य जमाया। सबसे महान मुगल सम्राट कौन हुआ, अकबर। अकबर को अकबर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, महान। ठीक है। जोधाबाई अकबर सीरियल भी निकला था। कौन कौन देखे हैं जी, देखे होंगे कोई ना कोई तो। अगला है ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया। आपने क्या बनाया, आप बोलिएगा अरे भाई हमारे जीएफ ही नहीं तो हम क्या बनाएंगे ठीक है। पहले इसको तो बना लेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे ताजमहल। आप घर बना दीजिए वही काफी है। चलिए आगे देखते हैं, औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, ट्रू और फॉल्स। बोला जा रहा है कि औरंगजेब जो थे सबसे महान राजा था मुगलों में, सही है या गलत है, मतलब अंतिम महान राजा, बिल्कुल सही है। औरंगजेब अंतिम महान राजा था, इसके बाद जो है मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है। क्योंकि देखिए, आपकी पहचान तभी तक रहेगी जब आपके पास पावर रहेगा, पहचान खत्म यानी कि पावर खत्म। ठीक है। तो पहचान बनाना है तो पावर चाहिए, पावर नहीं है तो फिर आपको ज्ञान चाहिए। ठीक है। दो ही चीज से आप पहचान बनाइएगा, पावर अदरवाइज ज्ञान। ठीक है। अदरवाइज मनी, मनी भी हम लोग बोल सकते हैं, मनी यानी कि पावर ही हुआ। ठीक है। या फिर वैज्ञानिक बन जाइए, पहचान बनाना है तो वैज्ञानिक बनिए, चाहे पॉलिटिशियन बन, चाहे बिजनेसमैन। तीन ही व्यक्ति ज्ञान पहचान बनाता है अपना लॉन्ग टर्म में। अगला है, और सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म किसका पहचान रहता है, तो वैज्ञानिक का। ठीक है। वैज्ञानिक का सबसे लंबा समय तक पहचान रहता है। कैसे, आप नाम देख लीजिए चरक का, चरक भी थे वैज्ञानिक थे ना जी, केमिकल का वैज्ञानिक हम बोल सकते हैं महर्षि चरक। और कौन, आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे। ठीक है। और कौन है, तो वराहमिहिर, ये सब वैज्ञानिक है, तभी ना अपना नाम छोड़ के गया। हाँ, राइटर का भी नाम रहता कालिदास। तो आप सोच लीजिए आपको क्या बनाना है आप बोलिएगा पहले पैसा बनाना है हमको। ठीक है, कोई उपाय बताइए। चलिए कोई काम धाम कीजिएगा, एग्जाम दीजिए, उसके बाद कोई काम धाम कीजिए। अगला आता है, इंडो आर्य किस भाषा बोलते थे, तो संस्कृत भाषा बोलते थे। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। आर्य मुख्यतः किस प्राकृतिक शक्ति की उपासक थे, तो आर्य जो है इंद्र भगवान की पूजा किया करते थे, किसकी, इंद्र। और इंद्र किसके देवता थे, तो वर्षा के देवता थे। ठीक है। अच्छा, इंद्र भगवान को देखिएगा, अगर आप इस्लाम सॉरी सनातन धर्म से होंगे तो आपको मालूम होगा कि इंद्र को हमेशा देखा जा रहा है कि मेनका नाच रही है, और क्या नाच रही है, ठीक है, उर्वशी नाच रही है, वही सब देखते रहता है इंद्र, एकदम रंगीला आदमी है। स्वर्ग में जब भी देखिएगा सिनेमा वगैरह, तो इंद्र को खाली यही दिखाया जा रहा है। अब आई डोंट नो, हमको नहीं मालूम कि इंद्र भगवान कैसे हैं, लेकिन मूवी में तो केवल यही दिखाता है कि इंद्र एकदम मेनका और उर्वशी के साथ डांस कर रहा है। ठीक है। आज के ज़माने में बोलते आई एम ए डिस्को डांसर ठीक है। आज के ज़माने में अगर इंद्र भगवान को देखा जाए तो छपरी कहा जाता है। सॉरी, मैं किसी धर्म की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी सनातन धर्म से हूँ, लेकिन जैसा इन लोगों ने छवि बनाया है भारत में सिनेमा के माहौल में, कि इंद्र को एक मतलब स्त्री मोह में फंसा हुआ व्यक्ति दर्शाया जाता है, जो कि सही नहीं है। वास्तव में किसी भी भगवान की इतने भी आलोचना नहीं करनी चाहिए कि आदमी कुछ भी सोच ले। ठीक है। नहीं तो क्या मैं पागल हूँ कि ऐसा सोच रहा हूँ यार, इन लोगों ने दिखाया, आपको भी दिखाया होगा। ठीक है। एग्री है, हाँ एग्री करते हैं तो बोलिए हाँ। चलिए,
तो अगला आता है प्रारंभिक आर्यों की राजनीतिक इकाई क्या थी। तो देखिए राजनीति की सबसे छोटी इकाई थी जनजाति या जन, ठीक है। अगला आता है आर्य समाज की आर्थिक नींव क्या थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। और वो आर्य समाज नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए काम आएगा। आर्य जो थे उन लोग अपने समाज के सबसे मेन था कृषि और पशुपालन, ठीक है, इसी से अपना गुजर बसर करते थे। अब आ जाता है हमारा फिर से थोड़ा सा फारस के बारे में क्वेश्चन आता है, फारसियों ने भारत में किस प्रकार के सिक्के चलाए। तो रजत मुद्रा चलाए, रजत मतलब चांदी के, ठीक है, सिल्वर। अगला आता है फारसी प्रभाव अशोक के शिलालेख में किस प्रकार दिखाया गया या दिखता है। तो ये जो है अरामाइक लिपि का प्रयोग करते थे। किस लिपि का, अरामाइक लिपि का। नेक्स्ट आता है भारत में प्रवेश से पहले सिकंदर ने किस फारसी राजा को हराया। तो भारत ने दारिस तृतीय को हराया था, ठीक है। सिकंदर ने किसको हराया था, तो दारिस तृतीय को हराया था। भारत में पहले सिकंदर ने किस फारसी राजा को हराया, तो दारिस को, क्योंकि उससे पहले दारिस आ चुका था। दारिस जो है यूनान का था और ये आ चुका था, ठीक है। तो सिकंदर ने पहले इसको मारा कि भागो हमको यहाँ पे जगह चाहिए, ठीक है। अब आता है कर व्यवस्था यानी कि टैक्स सिस्टम। कर व्यवस्था पर फारसी का प्रभाव किस रूप में पड़ा। तो भूमि कर संग्रह क्या करते थे, भूमि मतलब जमीन, लैंड, ठीक है। स्कूल में हम इसको गलत तरीके से पढ़ते थे और मास्टर ने फिर हमको बहुत जोर से डांटा था कि क्या पढ़ दे रहा तू ठीक है, तो ये लैंड हो गया, ठीक है, बचपन में गलती पढ़ते थे आप लोग भी। अगला है पत्थर की नक्काशी की कौन सी कला फारसियों ने आई। तो देखिए पत्थर की नक्काशी चिकने पत्थर के स्तंभ के रूप में वो करते थे, ठीक है। कौन सा पत्थर, चिकने पत्थर को। अब आ जाता है हमारा कुषाण के बारे में फिर से थोड़ा सा कि कनिष्क ने कौन सी संवत शुरू की। तो देखिए कनिष्क ने एक संवत शुरू किया, शक संवत, और ये संवत भारत का राष्ट्र संवत है। मैंने एक बार जब पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था उस टाइम पे एक बच्चा को पूछा कि बोलिए हम लोग का राष्ट्र संवत क्या है। तो एक बोलता है ठाकुर प्रसाद कैलेंडर। बोले वाह शाबाश, ठीक है। तो ठाकुर प्रसाद कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय संवत है शक संवत, ठीक है। क्या है, शक संवत, और यह कब से चल रहा है, 78 ईस्वी से चल रहा है, ठीक है। अगला है कुषाण काल में राजभाषा कौन सी थी। सॉरी, कुषाण काल में बैक्ट्रियन ग्रीक लिपि में की राजभाषा चलती थी, ठीक है। अब आता है कुषाण काल में कौन सा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विकसित हुआ। तो देखिए कुषाण के समय में नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुआ था। ये वर्तमान बिहार में है, ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी क्या होता है और रेगुलर यूनिवर्सिटी क्या है। देखिए जितना भी यूनिवर्सिटी है, जैसे रांची यूनिवर्सिटी हो गया, एसकेएमयू हो गया, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो गया, बीबीएमकेयू हो गया, जितना भी वो सब रेगुलर यूनिवर्सिटी है। ओपन यूनिवर्सिटी वो होता है जहाँ पे आप क्लास करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप एक साल में एक बार एग्जाम देते हैं, ठीक है। और ओपन यूनिवर्सिटी में ये भी होता है कि आप दो चीज़ एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर यूनिवर्सिटी में आप एक साल एक ही चीज़ पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्विस के साथ आप ओपन यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इग्नू हो गया। झारखंड में चलता है झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए तो ये है ओपन यूनिवर्सिटी। अब थोड़ा सा जानते हैं कनिष्क किस बौद्ध संप्रदाय का संरक्षण करते थे। तो आपको मालूम है कि कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई, और कनिष्क जो है महायान बौद्ध संप्रदाय को मानते थे। बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बढ़ गया था, एक था हीनयान, क्या था, एक था हीनयान और एक था महायान, ठीक है। तो कनिष्क महायान को मानते थे। अब आता है प्रसिद्ध कवि अश्वघोष किसके दरबारी थे। तो कनिष्क के दरबारी थे कवि अश्वघोष, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आता है हमारा यहाँ पे कि शकों ने भारत में कौन सा पंचांग शुरू किया। तो शक ने शक संवत शुरू किया। तो कनिष्क ने क्या शुरू किया, कनिष्क ने शक संवत, तो शक ने शक संवत, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जोड़ दिया पंचाग। क्या जोड़ दिया, शक संवत पंचाग, ठीक है। लेकिन सबसे पहले शुरू कौन किया, ये कनिष्क ने। तो इसका राइट आंसर कनिष्क ही होगा, ठीक है। अगर कनिष्क ना दे ऑप्शन में तब जाके आप शक मारिएगा, ठीक है, अदरवाइज कनिष्क के सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। अगला है शकों ने किस भाषा में अभिलेख लिखवाए। तो शक ने संस्कृत और प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखवाए।
अगला प्रश्न है, शकों को और किस नाम से जाना जाता है? तो शकों को क्या नाम से दिया गया? स्किथिन्स। बोलिएगा कैसा नाम है रे भाई, और नाम नहीं मिला था इन लोग को। ठीक है, स्किथियंस। मुझे भी अच्छे से उच्चारण नहीं होता है यार, प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो रहा है। चलिए, गुजरात में शकों को किसने हराया? तो देखिए, गुजरात में रुद्रदामन ने हराया था। ठीक है, अगला आता है, भारतीय व्यापार में शकों को जितने भी शक राजा थे, शक शासक का क्या योगदान है? तो इन्होंने मध्य एशिया से भारत में आने का व्यापारिक मार्ग खोजा। ठीक है, अब आता है अरब। तो अरबों ने भारत में कौन सी फसलें शुरू की? तो अरब जो आए हैं, ठीक है, इन्होंने कॉफी, कपास और गन्ना उत्पादन शुरू किया। ठीक है, फिर गन्ना से क्या बनने लगा? गुड़ बनने लगा। गुड़ से फिर क्या बनने लगा? चीनी बनने लगा। मतलब गन्ना से ही चीनी बनने लगा। ठीक है, तो भाई चीनी बनने लगा तो फिर भारत के आदमी को शुगर होने लगा। आप में से घर में किसी को होगा शुगर। अच्छा, शुगर के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अगर खाली पेट में आपका शुगर, ठीक है, 110 मिलीग्राम परसेंट डीएल से, यानी कि 110 से कम है तो आपको शुगर नहीं है खाली पेट में, फास्टिंग में। और खाना खाने के बाद अगर आपका 140 मिलीग्राम परसेंट डीएल से, ठीक है, 140 से खाना खाने के बाद कम है तो आपको शुगर नहीं है। ठीक है, इंसुलिन की मात्रा 110 से कम है, सॉरी, शुगर की मात्रा अगर कम है तो शुगर नहीं है, और 140 से कम है तो शुगर नहीं है। इससे ज़्यादा है तो शुगर है, चेक करवा लीजिएगा, 40-50 रुपया लगता है। अरबों ने भारतीय ग्रंथों का किस भाषा में अनुवाद किया? तो अरब ने अरबी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा, कौन सी भारतीय पुस्तक का अरबी में कलीला व दिमना, ठीक है, नाम से अनुवाद किया गया? तो पंचतंत्र। पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है, विष्णु शर्मा। ठीक है, इसी को इन्होंने अरबी भाषा में कलीला व दिमना के नाम से अनुवाद किया। अगला है, भारत ने अरबों ने कौन सी अंक पद्धति शुरू की? तो दशमलव अंक पद्धति शुरू की, यानी कि 0.25 सब पढ़ते हैं ना, 1.25, 3.56, तो ये सब शुरू किया। अरबों ने भारत में कौन सा वैज्ञानिक ज्ञान पहुंचाया? तो बीज गणित और खगोल शास्त्र। ठीक है, अब आता है तुर्क। आता है हमारा प्रश्न, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, गुलाम वंश या ममलुक वंश जो भी बोलिएगा। कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम शुरू कर दिया भाई, ये कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंचा है। ठीक है, काम शुरू कर दिया और बीच में ही मर गया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तब फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो क्या बोलते हैं, दास था, ठीक है, यानी कि पिया था, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश इसी के बेटी से शादी कर लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी से, क्योंकि इन लोगों के बीच में इलू इलू चलता है। इलू इलू समझते हैं ना? इलू 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 आई लव। ठीक है, तो इनके बीच में चलता था कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी के साथ। फिर इसका इसी के साथ निकाह हो गया। ठीक है, तो निकाह हो गया, अब बोला कि भाई ससुर का काम है तो मुझे तो करना पड़ेगा। तो पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला है, भारत में इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की? तो इल्तुतमिश ने शुरू की इक्तादारी प्रथा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, दिल्ली में हौज खास किस सुल्तान ने बनवाया? तो हौज खास जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। ठीक है, और घोड़े दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने की, घोड़े दागने की प्रथा। ठीक है, और बाजार मूल्य नियंत्रण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ठीक है, किस तुर्क शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी। उनका मूल्य नियंत्रण कैसा था कि अगर आप बाजार में 50 ग्राम कम तोलते हैं ना, तो 50 ग्राम आपके बॉडी से मांस काट लिया जाएगा। क्या बात करते हैं, सही बोल रहे हैं। 50 ग्राम कम तोलिएगा तो 50 ग्राम आपके बॉडी का मांस निकाला जाएगा। पकड़ा गया तो रे बाबू, बहुत डेंजर रूल था। ठीक है, अगर कोई किसी लड़की को इस तरह से करते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है, मतलब बिना उसकी मर्जी के, तो उसका जो है ये काट दिया जाता है। सही में मैंने किताब में पढ़ा है, एनसीईआरटी किताब में। ठीक है, तो ऐसा ऐसा इसका रूल था, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, इतना डेंजर रूल था। चलिए, अगला है मुगल। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने। कब हुआ? 1526 में।
ठीक है। दूसरा कब होता है? 1556 में। ठीक। तीसरा कब होता है? 1761 में। पानीपत के तीनों लड़ाई को याद कर लीजिएगा, 1526, 1556, 1761। अरे भाई 71 लिख दिया ना, 61। अब आता है भारत में मुगल शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी? तो पानीपत की प्रथम युद्ध। ठीक है। अब आता है जिंदा पीर किसे कहा जाता है? पीर मतलब, यार नाम सुनने से लगता है कि कोई डेंजर आदमी। पीर मतलब, जिंदा पीर मतलब जिंदा, जैसा हिंदू धर्म में भगवान होता है उसी तरह से इस्लाम धर्म में सूफी। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि उन लोग का अल्लाह। ठीक है। तो जिंदा भगवान या जिंदा अल्लाह किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। ठीक है। इतना डर था, खौफ था औरंगजेब का लोगों के बीच में। अगला है अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीति को क्या कहा जाता है? तो सुलह एक कुल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, मुगल साम्राज्य का आपको हायरार्की पता है? नहीं, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको। मुगल साम्राज्य सबसे पहले कौन आता है? बाबर। ठीक है। आ जाओ बेटा बाबर। किसका जो नाम था यार? बाबर। हम देखे थे। ठीक है, बाबर। ठीक। बाबर का बेटा कौन होता है? बताइए जी। बाबर का बेटा हुमायूं। ठीक है। अरे भाई लिखाओ अच्छे से यार। अच्छा आप लोग लिख लीजिएगा, बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन होता है? गलत, गलत कर लें क्या? नहीं, सही है। बाबर, हुमायूं, हुमायूं का बेटा होता है अकबर। ठीक है। अकबर, अकबर का बेटा कौन होता है? जहांगीर। कौन होता है? जहांगीर। ठीक है। जहांगीर का बेटा कौन होता है? जहांगीर का बेटा शाहजहां। ठीक। जहांगीर, शाहजहां। ठीक। शाहजहां का बेटा कौन होता है? फिर इन लोगों के बेटा के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ा झगड़ा होता है और अंत में औरंगजेब बचता है। ठीक है। इसके बाद जो है बहादुर शाह जफर टू बचता है, लेकिन उसका कोई मतलब मार देता है अंग्रेज लोग, तो उन लोग इतना कमजोर होता है और उसको रंगून पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में संकलित हुई? क्या? तो इसको बोलते हैं एन आईने अकबरी। ठीक है। आईने अकबरी एक किताब है और इसको अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी, ठीक है, क्या है? किताब है, अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है। चलिए, बाबर ने क्या लिखा है? बाबरनामा लिखा है। ठीक है। बाबरनामा खुद लिखा है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक। अकबर ने क्या लिखा है? तो आईने अकबरी लिखा है। ठीक है। अबुल फजल उसका दरबारी कवि था। जहांगीर ने क्या लिखा है? तो जहांगीर वाला याद नहीं है यार, जहांगीर नामा। चलिए इसका वाला याद नहीं है, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड ग्रुप, ऑल ग्रुप से। तो भारत में घुड़सवारी किस विदेशी समूह ने शुरू की? तो इंडो आर्यन ने घुड़सवारी शुरू किया। अगला है भारत में सिक्कों का प्रयोग किस विदेशी समूह ने शुरू किया? तो ग्रीक ने शुरू किया था। उससे पहले नहीं चलता था, उससे पहले वस्तु विनिमय चलता था। अगला है भारतीय ज्योति पर किस विदेशी समूह का प्रभाव पड़ा? तो अरब का प्रभाव पड़ा भारत की ज्योति पे, एस्ट्रोलॉजी पे, जो हम लोग बोलते हैं चांद, ग्रह, सूर्य, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब जितना बोलते हैं ना, ये सब। अगला है भारतीय स्थापत्य गुंबद और मेहराब किसने शुरू की? तो तुर्क ने शुरू की। लघु चित्रकला किस वंश ने प्रचलित की? तो मुगल ने। ठीक है। सॉरी। अच्छा, याद करने का जरूरत नहीं है, जितना याद रहे रहो, नहीं याद रहता है छोड़ो। ठीक है, क्योंकि इतना याद कीजिएगा यार। अब जो ग्रेजुएशन कर दिया, सच बता रहा हूँ, बाप बुला देगा, ऐसा टॉपिक दिया है। 3 साल वाला ग्रेजुएशन बहुत आसान था, अब का ग्रेजुएशन बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं, बहुत हार्ड। ठीक है। केंद्रीकृत प्रशासन की अवधारणा किस विदेशी समुदाय में आई? तो फारस में आई। केंद्रीकृत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अगला है भारत के माध्यम से रोम के साथ दीर्घ दूरी का व्यापार किस समूह ने शुरू किया? तो कुषाण लोगों ने शुरू किया, भारत और मध्य रोम। ठीक है, सॉरी, रोम देश के साथ कुषाणों ने व्यापार शुरू किया। ठीक है। रोम किसकी राजधानी है? इटली, इटली देश की राजधानी है। अगला है कुषाण और ग्रीक ने कौन सा धर्म फैलाया? तो कुषाण लोगों ने कनिष्क, ठीक है, और ग्रीक ने बौद्ध धर्म को फैलाया। नेक्स्ट है शाहजहां की उपलब्धि किस आक्रमणकारी ने दी? 1 मिनट, गलत पढ़ा मैंने ना। शाह शाह
शाहजहां जैसा लगा, सॉरी। शाह की उपाधि किस आक्रमणकारी ने दी? तो फारसी ने। अग अगला आता है हमारा 90 नंबर। इतना बोला ना कि थक गया हूं। किस वंश ने फारसी को दरबारी भाषा बनाया? तो किस वंश ने फारसी को दरबारी भाषा बनाया? ठीक है, फारसी को मुगलों ने दरबारी भाषा बनाया। ठीक है, और एक कहावत भी है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ठीक है, गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिए क्या फारसी। अब आता है हमारा, भारत में सूफी मत किसने प्रचलित किया? तो भारत में सूफी मत तुर्क और अरब ने प्रचलित किया। 92 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति और हिंदू मुस्लिम एकता के विचार किसके प्रभाव में आए? तो मुगल और सूफी संत के प्रभाव में आए थे। ठीक है, भारत में फारसी बाग किसने लाए? तो मुगल ने लाए थे फारसी बाग। ठीक है, 4 बाग जाइएगा, कभी घूम घाम के आइएगा। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में किसका योगदान था? तो तुर्क और मुगल दोनों का योगदान था, इंडो और इस्लामिक दोनों का मिक्स रूप। भारत में बीजगणित का ज्ञान किस समुदाय ने फैलाया? तो अरब ने फैलाया। अगला है, भारतीय और विदेशी परंपराओं के सांस्कृतिक सम्मिश्रण में किस समुदाय में मदद की? तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी आक्रमणकारियों ने मदद किया। भारत और विदेशी परंपरा बोला है ना, कोई एक देश का नाम नहीं बोला है। तो जितने भी आक्रमणकारी थे विदेशी, सभी ने फैलाया। ठीक है, अब आता है दूसरे अशोक, यानी कि अशोक टू के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनिष्क को अशोक टू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कनिष्क बहुत महान राजा थे और सबसे महान राजा अशोक, उसका टक्कर का कोई नहीं है। ठीक है, इसी के नाम पे तो भारत देश का नाम पड़ा है। ठीक है, क्या नाम पड़ा है? अशोक चक्र, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, दीन ए इलाही किस मुगल शासक ने शुरू किया? तो अकबर ने शुरू किया था दीन ए इलाही, आप सबको मालूम होगा। भारतीय और फारसी शैली में सम्मिश्रित कौन सी कला बनी? तो भारतीय और फारसी शैली में सम्मिश्रित मुगल लघु चित्र कला बनी। अगला आता है, भारत की आज की सांस्कृतिक पहचान किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो भारत की आज जो सांस्कृतिक प्रक्रिया है, अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा, यानी कि आर्य, फारसी, ग्रीक, कुषाण, शक, अरब, तुर्क, मुगल, इन सभी का भारत में आपको उल्लेख मिलता है, इन सभी की संस्कृतियों का परिचय मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ऐप का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। कितना? ये 89 86 60 75 41। ठीक है, चलिए इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फ़ोन नहीं लगेगा, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, ये 60 है और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। रांची यूनिवर्सिटी पे कोर्स परचेज कीजिएगा, 60 रुपया लाइफ टाइम के लिए, 8 सेमेस्टर इसमें कंप्लीट करा जाएगा। देखिए नया नया अभी ऐप बना है ना, थोड़ा सा समझने में हमको भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अभी अपडेट इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम सेट करते हैं फिर इन लोग गड़बड़ा देता है कंपनी वाला सब। ऐप को मैंने डेवलप नहीं किया, ऐप को कंपनी डेवलप करती है। ठीक है, हम उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, और पूरा टेक्निकल जो टीम है उसी के हैंड ओवर में रहता है। और एक चीज़ जान लीजिए, ऑनलाइन चीज़ कुछ भी हो ना, उसका कोई गारंटी नहीं है। ऑनलाइन कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूब चैनल हो, चाहे कितना भी बड़ा ऐप हो, कुछ भी हो, ठीक है, कब क्या हो जाएगा ना, कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई माय बाप नहीं है। और ऑनलाइन में इतना टेंशन है, सच बता रहा हूँ, आप कभी वीडियो बना के देखिएगा एगो, कितना टाइम लगता है। मुझे तो समझ सकते हैं, मैं डेली कितना वीडियो डालता हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगता होगा यार। रियलिटी बताता हूँ दोस्त, आप लोगों के चलते मैं ना मूवी वगैरह तक नहीं देख पाता हूँ ठीक ढंग से। ठीक है, खेलना वगैरह तो दूर की बात जाए, अब तो शादी की उम्र हो गई। चलिए बाय।